कहाँ तो तय था चरागा हर घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलें यहाँ से चलें उम्र भर के लिए। ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। और दुष्यंत अपनी 2 लाइनें बड़ी मुस्तैदी से लिखते हैं। वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं हूं बेकरार आवाज में असर के लिए। साथियों विनम्र नमस्कार। राजस्थान में चुनावी बिगुल बजा है और चुनावी बिगुल की शुरुआत हालांकि सबने कर दी है, लेकिन सबसे पहले उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं बहुजन समाज पार्टी ने। जैसा आप सब जानते हैं कि पूर्वी राजस्थान कांग्रेस बीजेपी दोनों के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है। उसी पूर्वी राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी ने अपने 3 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। उनमें से एक राजस्थान के पहले 2023 के चुनाव के पहले उम्मीदवार प्रत्याशी से दावेदार से प्रत्याशी घोषित हो चुके रितेश शर्मा जी से आपकी मुलाकात कराते हैं। आपके सवाल, इनको दिए जाने वाले सुझाव, आपकी दुआएं इस सार्थक होने वाले संवाद को थोड़ा सा गंभीर बनाएंगी। रितेश जी, भाई साहब एक बार हमारे दर्शकों के साथ। नमस्कार सर। डालूराम सैनी हैं, श्याम प्रेमी नाहर सिंह परिहार हैं, आपको नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार। तो बहुजन समाज पार्टी ने जी आपको सिंबल दे दी। जी। पारासर देवेंद्र आपको विनिंग कैंडिडेट बताते हुए नमस्कार कर रहे हैं, उनकी भी नमस्कार। नमस्ते देवेंद्र। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के सिंबल को लेकर के समाज में कई तरह की भ्रांतियां हैं। आप इस दौर से गुजरे होंगे, सिंबल को लेने के दौर से। जी। कैसे कैसे प्रक्रिया को पूरा किया है आपने? मेरे ख्याल से कोई अनोखी प्रक्रिया नहीं है। हर पार्टी ऐसे कैंडिडेट को ढूंढती है जिसकी विचारधारा पहली बात मेल खानी चाहिए पार्टी की आइडियोलॉजी से। नंबर 2, वो व्यक्तित्व, वो कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए, वो जनता से कनेक्ट हो सके ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए, और नो डाउट विनेबिलिटी, हमारी सीट निकाल सके, वो क्राइटेरिया होता है। तो मैं सही बताऊं आपको, करीब 10 महीने पहले मन बना चुका था कि मेरा जो स्थान होगा या मेरी जो प्रयास कोशिश होगी वो बसपा से ही होगी। तो मैं धीरे धीरे संपर्क में आता रहा पदाधिकारियों के, पार्टी के, तो वो अपने आप कड़ी से कड़ी जुड़ती चली गई, रास्ता मिलता चला गया, और आज यहाँ मैं मौजूद हूँ आपके सामने। बहन जी ने मेरी टिकट की घोषणा कर दी, उसी करेंगे। बहन जी से इन 10 महीने के दौरान मिलने का अवसर मिला आप? बिल्कुल, मैं अभी 1 हफ्ते पहले मिल के आया। मेरी टिकट की जो घोषणा हुई है उससे 2 दिन पहले मेरी बहन जी से मुलाकात हुई है, उसके बाद ही ये औपचारिक घोषणा हुई है। पवन कुशवाहा नेक्स्ट एमएलए कहकर के आपको दुआ सलाम कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। और श्याम प्रेमी नाहर सिंह ये पूछ रहे हैं कि अगर आप विधायक होते हैं धौलपुर के, तो युवाओं के लिए क्या कुछ खास आपके दिमाग में कोई खाका है? खाका बहुत बड़ा है सर। देखो, इसको कुछ लफ्जों में बयां करना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि 5 साल के अंदर अगर मिलते हैं तो ऐसा नहीं है कि मात्र 1-2 खाके से ही हम 5 साल निकाल देंगे। वो चैलेंजेस क्या है कि रोज आते हैं नए, एंड 5 साल तक आते रहते हैं। तो मैं अभी आपसे चंद शब्दों में कह दूं कि ये खाका है और उसी पे मैं चलूंगा, क्योंकि रोज नए चैलेंजेस, सरकार की योजनाएं भी बदलती रहती हैं। हाँ, ये उद्देश्य रहेगा कि जो करूं मेहनत से करूं, दिल से करूं, उन योजनाएं जो हैं उनको जनता तक पहुंचा सकूं। सच्चाई ये है कि सही मायने में मैं जो देखता हूं, योजनाएं पहुंच भी नहीं पाती हैं, है ना। 500 योजनाएं हैं और बहुत सी योजनाओं को तो लोगों को पता भी नहीं चल पाता, ज्ञान ही नहीं है कि क्या योजनाएं। तो प्रयास रहेगा लोगों तक वो लाभ पहुंच सके। और ऑफ कोर्स मैं खुद अपने आप को युवा मानता हूं, और तो जो करूंगा उसी दृष्टिकोण से करूंगा, एक अच्छे विजन से करूंगा कि क्योंकि ये हमारे भविष्य की नींव है।
एंड आज जैसे इनको जो प्लेटफॉर्म मिलेगा, इनको जो सुविधाएं मिलेंगी, जो ये विकसित होंगे, ये हमारे देश को आगे जाके यही तो लोग आगे चलाएंगे। ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था आपको धोखा हुआ होगा, दुष्यंत कहते हैं। लेकिन वीरेंद्र फौजदार एक सवाल के साथ आए हैं, क्या आप भी सत्ताधारी पार्टी में शामिल होंगे, आपके आगे के विधायक जैसा करते रहे? हाँ, मैं मानता हूँ 2 ऐसे एपिसोड्स हुए हैं 2018 और 2008 के अंदर कि बसपा से जीते विधायक कांग्रेस में चले गए थे। एंड इससे दुर्भाग्य ये हुआ है कि लोगों में एक भ्रम पैदा हो गया है कि आने वाले भविष्य में भी लोग ऐसा करेंगे। बट मैं व्यक्तिगत तौर पे यही एक ही आश्वासन दे सकता हूं कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं वही करूंगा जो पार्टी आदेश करेगी, जो पार्टी चाहेगी, जो पार्टी का प्लान होगा, विजन होगा, वो उस हिसाब से चल रहा है। मैं कोई शॉर्ट टर्म राजनीति के लिए नहीं आया हूँ। मेरा जीवन राजनीतिक परिवार में निकल गया, 50-60 साल का इतिहास है और मुझे टिकना है। ऐसा नहीं है कि एक चुनाव के लिए आया और फिर टाटा बाय बाय कह के निकल जाऊं। और अगर टिकना है, अपनी साख बनाए रखनी है जनता में, तो मुझको वहीं रहना पड़ेगा जहां जनता जिस पार्टी से मुझे जिताएगी। कृष्णा कुशवाहा आपको नमस्कार कर रहे हैं, उनकी नमस्कार लीजिए। मैं निसंकोच सवाल को पूछ ही लेता हूँ जी। बहुजन समाज पार्टी के सिंबल को लेकर के लोग लेन देन की चर्चाएं समाज में ज्यादा करते हैं जी। आपके अनुभव कैसे रहे? हाँ, नो डाउट ऐसा है, एक परसेप्शन है ना। और क्योंकि सही बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है गरीब लोगों की पार्टी है और जो इससे जुड़े हुए हैं, जो कोर वोटर मानते हैं। वैसे तो सभी समाजों की पार्टियां होती हैं, कोई एक पर्टिकुलर समाज की नहीं होती है। और मेरा ये तजुर्बा रहा है कि गरीब लोगों की पार्टी है। तो हम बाहर से बैठे लोग जो देख रहे हैं उनको लगता है कि सर यहाँ तो पैसे का चलन होता होगा। जो बड़ी पार्टियां हैं उनमें हर आदमी पैसे वाला है, तो शायद वहाँ ये चीज़ नज़र नहीं आती। यहाँ लोगों को लगता है कि सर यहाँ तो हर काम पैसे से होगा। और मेरा ये मानना है गरीब आदमी जिस तरीके से दिल से मेहनत करता है, दिल से लगता है, उसका कोई निजी स्वार्थ नहीं होता है, वो अन्य जगह नहीं है। मतलब ऐसा परसेप्शन गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं देखो, चुनावी खर्चे वो हर पार्टी के वो तो नॉर्मल बात, वो नॉर्मल बात है। और अपन उसको जोड़ दें कि इस पार्टी के अंदर ये चलन है, वो गलत है। श्याम प्रेमी जी, संक्षेप में कुछ जानना चाहते हैं कि युवाओं के लिए कुछ तो आपको बताना चाहिए कि मेरा ये एक आइडियोलॉजी रहेगी। आई थिंक कि मुख्य चीज तो सबसे पहले होती है रोजगार, एजुकेशन, है ना। शुरुआत होती है एजुकेशन से। एक पर्टिकुलर एक फैसिलिटी आपके शहर के अंदर उपलब्ध हो जिससे बाहर लोगों को ना जाना पड़े। धौलपुर का युवा पढ़ने के लिए बाहर जा रहा है, तो उसको हम प्रयास करें वो ना जाना पड़े। बाहर जाता है तो नो डाउट उसका पैसा खर्चा होता है, गरीब लोगों की जेब पे भार पड़ता है ना। लोग अपने बच्चों को जयपुर, दिल्ली, आगरा, कोटा भेज रहे हैं, तो कोशिश रहेगी कि वो सुविधाएं हम उनको धौलपुर में मिल जाए। कोशिश रहेगी मेरी, नंबर 1। नंबर 2, रोजगार। जब वो एजुकेशन पूरी कर लेता है तो वो कोशिश करता है कि मुझे अपने शहर में रोजगार मिल जाए, बाहर ना जाना पड़े, भटकना ना पड़े। तो वो कोशिश रहेगी कि मैं रोजगार में क्या कर सकता हूँ, ऐसा वो अपना प्रयास करूंगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन है, टूरिज्म है, कई ऐसे पायदान है जहाँ पे काम किया जा सकता है, वो मैं करूंगा। चोप सिंह कुशवाहा जी कह रहे हैं राजाखेड़ा विधानसभा से बनवारी लाल जी की पुत्रवधू बीजेपी की संभावित प्रत्याशी हो सकती है और आपको पार्टी बसपा ने धौलपुर से लड़ा दिया है जी। क्या एक ही परिवार से 2 विधानसभाओं में चुनाव लड़ने से एक दूसरे के चुनाव पर कोई प्रभाव पड़ेगा? ये प्योरली एक मैं मानता हूँ विरोधियों का दुष्प्रचार का साधन हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये लागू नहीं होता है। हम 2 व्यक्तित्व अलग अलग हैं और 2 विधानसभाएं अलग अलग हैं, दोनों विधानसभाओं के वोटर अलग अलग हैं, दोनों की परिस्थितियां अलग हैं, दोनों के इश्यूज अलग हैं, चैलेंजेस अलग हैं, लीडर्स अलग हैं, जनता अलग। कैसे सिर्फ मैं मेरा एक बैकग्राउंड किसी एक परिवार से हो गया, है ना, वो सिर्फ वही मेरे लिए एक अड़चन हो, ये मेरे ख्याल से एक सही कैंडिडेट को देखने का तरीका गलत है ना। कि अपन मेरे पे टैग लग गया, मैं इस परिवार से हूँ इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ सकता। हाँ, मेरा निजी व्यक्तित्व उस पर हावी हो रहा है, मतलब वो मुझ पे हावी हो रहा है इशू, ये गलत होगा, ये मेरे संग अन्याय होगा।
कैंडिडेट अगर अच्छा है कहीं का भी है और अगर अच्छा है, उसका व्यक्तित्व अच्छा है, कैरेक्टर, उसका परफॉर्मेंस, मेहनत, तो आई थिंक उसको उस निगाह से नहीं देखना चाहिए। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। दुष्यंत अपने समय को शब्दों में पिरो गए हैं। रितेश जी, बसपा धौलपुर के लिए कोई नई चीज नहीं है जी। बसपा के हाथी पर धौलपुर के लोगों ने बटन दबाया है। दोबारा से आप लोगों को कैसे पार्टी के साथ जोड़ने की योजना बना रहे हैं? देखिए साहब, बसपा ने विधायक दिया है। हाँ, दिया है। और मेरा ये मानना है कि हर चुनाव नया चैलेंज लेके आता है, नए व्यक्तित्वों को, नए कैंडिडेट्स को लेके आता है, नई विचारधारा, नए इश्यूज। हर चुनाव के अलग इश्यूज होते हैं। जो इश्यूज पहले थे संभव है वो आज नहीं है, अगले चुनाव में हो सकता है। हाँ, चुनाव दौर चुनाव चीजें बदलती रहती। तो जनता जो है, जनता को क्या चाहिए? जनता को बेसिकली आउटपुट चाहिए। जनता ये चाहती है कि हमारा कैंडिडेट परफॉर्म करे, हमारा कैंडिडेट ट्रैक रिकॉर्ड देखती है, बैकग्राउंड देखती है कि इसने पहले अपने जीवन में क्या इसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो जहाँ तक कन्विंसिंग का सवाल है जनता को, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड उनके आगे है। इनफैक्ट जितने भी कैंडिडेट्स इस समय प्रयास रहते हैं धौलपुर के अंदर, उन सब का ट्रैक रिकॉर्ड जनता के सामने है। मौजूदा विधायक हैं, उनका 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उनके आगे है। वो जनता समझदार है इस चीज का आकलन करने में कि इनके 10 साल कैसे गए और रितेश जी के एज ए चेयरमैन 5 साल कैसे गए। तो जनता बहुत समझदार है एंड आई थिंक जनता समझ के सही निर्णय ले लेगी। मेरे को कन्विंस करने की अलग से आवश्यकता नहीं है। देखिए, मोदी जी हुए या राहुल गांधी हुए या मायावती जी हुई, इन लोगों से 140 करोड़ लोगों में से व्यक्तिगत तौर पर कोई नहीं मिला। मुश्किल से 0.001% चंद लोग मिले। लेकिन हम इन लोगों के बारे में जानकारी कहाँ से हासिल करते हैं? ये लोग जो टीवी पे बोलते हैं वहां से हम अनुमान लगाते हैं कि हमारा लीडर सोचता क्या है, इसकी शैली क्या है, इसके विचार क्या है, विजन क्या है। तो सिमिलरली जब मैं जनता के आगे जा रहा हूँ, अपनी बातें रख रहा हूँ, तो जनता इस चीज का अनुमान लगा लेती है कि ये व्यक्तित्व क्या हमारे लिए उचित है कि नहीं है। तो वहां से जनता अपना निर्णय लेती है। बोलने से ही तो मैं कितना ढोंग करूंगा? मान के चलिए मैं 20 मिनट बोल रहा हूं या डेली 20 मिनट बोल रहा हूं और 4 महीने तक बोलता आ रहा हूं, तो ये तो तय कि मेरा असली व्यक्तित्व कहीं ना कहीं बाहर आएगा। कितना ढोंग करूंगा चाह के भी नहीं कर पाऊंगा। सोशियोलॉजी में एक लाइन लिखी है, इंसान अपनी मूल प्रवृत्तियों का गुलाम होता है, 10-5 मिनट ही वो नाटक कर सकता है। राइट। तो उस बेसिस पे जनता ये निर्णय ले लेगी कि हाँ, ये व्यक्तित्व हमको सूट करता है, नहीं करता है। तो आई थिंक मेरा काम है लोगों से कनेक्ट होना। एक एक आदमी तक प्रयास कर रहा हूँ पहुंचने का कि घर घर पहुंच सकूं, हर द्वार पे पहुंच सकूं। जो मेरा विरोधी भी है तो मेरा अधिकार है एक बार उसके घर पे जाके अपना वोट जरूर मांगूं, और बाकी उसका जनता का निर्णय है। विष्णु गुर्जर हैं, लोकेंद्र कुमार बौद्ध हैं, आपको नमस्कार कर रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। थैंक यू। और लोकेंद्र कुमार जी ने 4 लाइनें लिखी हैं। सर्व समाज आपके साथ है, आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बहुजन समाज पार्टी जिला धौलपुर में अब की बार फिर से परचम लहराएगी, ऐसी उनको उम्मीद है। धन्यवाद लोकेंद्र। धौलपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को जी क्या भरोसा दिलाने का आप प्रयास करेंगे? देखिए, मैंने उसी प्रश्न को आपने फिर से पूछ रहे हैं, है ना। जनता चाहती है कि उनका लीडर, देखिए गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, है ना। मैं दूध का धुला नहीं हूं, इंसान हूं, गलतियां मुझसे भी 500 होंगी, हुई होंगी और होंगी। लेकिन मूल बात यह है कि क्या मेरी नीयत काम करने की है कि नहीं है, क्या मेरी नीयत ईमानदारी है कि हाँ मैं करना चाहता हूं, नहीं हो पा रहा, वो अलग विषय है, मेरा प्रयास है। तो जनता ये आई थिंक पसंद करेगी कि हमारा जो प्रतिनिधि करना चाह रहा है, लीडर है, नेता है, कोशिश में लगा है, ये आगे चुनाव 1% जीतता है, तो वो ये चाहेगी जनता कि ईमानदारी से मेहनत करें, पीठ नहीं दिखाए, गोलीबाजी ना दे, और जो करे जनता के हित में करे। तो मैं फ्रैंकली इसी भावना से काम कर रहा हूँ कि मैं कोई जादू की छड़ी नहीं मेरे पास। मैं ऐसा कोई वादा भी नहीं कर रहा लोगों से कि मैं जीत गया तो मैं धौलपुर को अमेरिका बना दूंगा, दिल्ली बना दूंगा। करना भी नहीं चाहिए, है ना।
मेरा ऐसा कोई प्रयास नहीं है, मैं झूठा आश्वासन किसी को नहीं देना चाहता हूं। हाँ, इस चीज का आश्वासन जरूर दे रहा हूं, भरोसा दिला रहा हूं कि पूरी ईमानदारी से अपने शरीर से जितना मुझ में क्षमता है उससे ज्यादा, 1.25 गुना जितनी क्षमता, उससे ज्यादा कोशिश करूंगा लोगों के हित में अपने आप को झोंक सकूं। मोहन प्रकाश, रवि शर्मा और दीक्षा गुप्ता नमस्कार करने के साथ साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करते हुए कह रहे हैं आपसे अच्छा विधायक इस शहर के लिए नहीं मिल सकता है। लोगों के अपने अनुभव हैं। धन्यवाद। आप एक मुद्दा है जिसे उठाते रहे हैं जी। धौलपुर की पहचान रेडस्टोन से है तो चंबल से भी। तो चंबल सेंट या चंबल रेता का जो एक दोहन है जी, उसे लीगलाइज करने के लिए आपके क्या प्रयास रहे? देखिए, पहला प्रयास तो ये किया कि मैंने कि जो मध्य प्रदेश के अंदर इसको जो लीगलाइज किया गया है, मैंने वो सारी सूचनाएं निकाली हैं, सारा उसकी फाइल बना के मैंने तैयार कर ली है। वो प्रक्रिया क्या थी जो सरकार ने अपनाई थी, मैंने वो सारा एक खाका तैयार करके उसका एक पुलिंदा तैयार किया है। सेकंड फेज के अंदर यह है कि मेरी कोशिश है कि धौलपुर के लोगों को उसमें जोड़ सकूं, उस प्रयास में, उस मुहिम में। ये ना लगे कि रितेश ने अकेले ने ठेका ले लिया इस इशू को सॉर्ट आउट करने का। ये सबका एक सामूहिक इशू है, मेरे अकेले का नहीं है। मैंने तो ये मान लो एक प्रयास किया है कि ये सॉर्ट आउट हो जाए, और मेरी उम्मीद है कि मैं शायद 1.5 साल 2 साल के मिलके सब लोग इसको हल निकाल लेंगे। क्योंकि क्या है कि है तो धौलपुर का सबसे बड़ा रोजगार का साधन, और अनफॉर्चुनेटली इसको कोई रोक भी नहीं पा रहा, ना रोक सकता है। और वो दोहन भी हो रहा है, पुलिस भी उसमें लगी हुई है, जनता भी परेशान हो रही है, रेते की कीमतें भी उस पर असर डाल रही हैं। तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं। एंड मेरा प्रयास रहेगा कि इस समस्या से, स्ट्रेस से, टेंशन से निजात मिले, लीगली इसका दोहन हो, सरकार को उसका रेवेन्यू मिले, राजस्व मिले, रेते की कीमतें कम आएंगी और उदम दंगे घटेंगे, ट्रैक्टर्स आराम से चलेंगे, जनता को आराम मिलेगा, और पुलिस भी शायद फिर इस फोकस दूसरे काम देखेगी। पुलिस भी अपनी 60-70% एनर्जी जो है रेते पे लगा रही है। तो ये मेरा प्रयास रहेगा। ऋषभ शर्मा कह रहे हैं रितेश भाई मुरारी बाबूजी के पुत्र हैं, आपकी जीत निश्चित है। अवनीश शर्मा हैं, रामराज सिकरवार हैं और दीक्षा गुप्ता हैं, सब आपके लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। साथियों, दुष्यंत कह गए हैं मेरे घर के दरो दीवार की हालत नहीं देखी, बरसते बादलों तुमने मेरी छत नहीं देखी। चलते चलते छोटा सा सवाल है, क्या चुनाव आते आते धौलपुर की जनता को कुमारी मायावती को सुनने का मौका मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, वो आएंगी। मेरे को उन्होंने स्वयं आश्वासन दिया इस बात का कि मैं चुनाव में धौलपुर आऊंगी, एंड आएंगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। मैं भी चाहता हूँ वो आए और लोगों से रूबरू हों, एंड एक सभी लोग चाहते हैं कि वो आए, ऐसा होगा। आपने इस छोटी सी बातचीत के लिए जी समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको लगता है कि कोई और बात आप लोगों से कहना चाहते हैं तो कहें। देखिए, बातें तो चुनाव तक हम बोलते ही रहेंगे लगातार। आज कुछ बोलूंगा, इस क्षण हो सकता है कुछ याद ही नहीं आए तो कल कुछ और बोलूंगा, है ना। बट फ्रैंकली मैं मानता हूं कि जनता के लिए समय आ गया है कि एक सही उचित निर्णय लेने का। मैंने जैसा कहा, मैं ये नहीं कहता कि आई एम दी परफेक्ट, मैं बेस्ट हूं और मुझसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। मैं शैली में यकीन ही नहीं करता हूं कि कोई बेस्ट चीज हो सकती है। अच्छी से अच्छी चीज में भी सुधार की गुंजाइश बनी रहती आजीवन। तो मेरा मानना है कि आपने, जनता ने तजुर्बा ले लिया, किसी मान के चलो किसी की सर्विसेज को देख लिया, मौजूदा विधायक की सर्विसेज को देख लिया, उनके बैकग्राउंड को देख लिया। मैं नहीं समझता कि वो एक स्वच्छ छवि वाला प्रदर्शन उनके द्वारा किया गया है। जिस प्रकार से मान के चलो उनका वो चिट फंड के जिस प्रकार से उन पे आरोप लगते रहे हैं, और मर्डर के आरोप उनके हस्बैंड जेल में रहे हैं, मान के बेल पे पैरोल पे धौलपुर आते हैं तो फिर शस्त्रों का प्रदर्शन होता है,
गोलियां चलती हैं, वो एक तरीके का आप अपने लीडरशिप से युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं कि ताकत का गलत प्रदर्शन है ना, आप लोगों को गलत शिक्षा दे रहे हैं। आपको भगवान ने ताकत दी है, पैसा दिया है, तो आप ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं ताकत की दम पे कुछ भी कर सकता हूँ। ये गलत प्रथा है, मैं इस पे यकीन नहीं करता हूँ। और गलत नज़ीर पेश कर रहे हैं लोगों के आगे कि आप बाहुबली हैं या आपका समाज, आप जिसकी दम भर रहे हैं कि 51% मेरे संग हैं, सिर्फ एक समाज की दम पे आप चुनाव जीतने का दावा करते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि जब तक सारे समाज 36 कौम साथ नहीं होंगी, आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो मैं तो ये कहूंगा कि जनता ने उनको देख लिया है। ये चाहे वो आपकी क्रॉस वोटिंग थी राज्यसभा के अंदर, वो एक हम बोले ना बोले सब जानते हैं कि क्या हुआ होगा और क्यों, बिना स्वार्थ के इतना बड़ा निर्णय, बिना आर्थिक कोई भी कारण हो कि उसके इतना बड़ा निर्णय नहीं लिया हो। तो आप बेसिकली जनता के वोटों को आप बेच रहे हैं या आप कोई पद हासिल करके सौदा कर रहे हैं उस पद का, है ना, दुरुपयोग कर रहे हैं, जनता के विश्वास को तोड़ रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। तो मैं जनता से ही कहूंगा, जनता ने एक रूप उनका देख लिया, मेरा भी देखा है ना, मैं भी 5 साल चेयरमैन रहा हूं, मुझे भी जनता ने देखा है। तो आपको अगर लगता है कि हाँ रितेश तुलनात्मक ठीक है, बेटर है, तो मैं निवेदन करूंगा मुझको मौका दिया जाए, एक बार मुझे भी परखा जाए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी मतलब एक अच्छे प्रतिनिधि के रूप में लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरूं। साथियों, दुष्यंत की उन्हीं पंक्तियों को दोहराता हूं जो बड़े बहुत महत्वपूर्ण हैं। वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए, तेरा निजाम है सिल दे जवान शायर को, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। ऋषभ शर्मा कह रहे हैं कि आप सर्व समाज के लोगों का आशीर्वाद आपके साथ है। दीक्षा गुप्ता भी आपको नमस्ते कर रही हैं। निरंजन बघेल भी अब की बार रितेश सरकार कह करके आपका, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन लोकतंत्र की ये चिंगारी सुलगती रहनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र है, संविधान है तो हमारे अधिकार हैं, अन्यथा राजतंत्र के नफा नुकसान समाज देख चुका है। एक बार फिर से इस छोटे से संवाद के लिए समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब।